हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ईवी कन्वर्जन के बारे में। पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रेगुलर ईवी कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे तो नहीं, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और आज हम लोग बात करेंगे ईवी कन्वर्जन के पार्ट जो कि है हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन। अब हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन से आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले और फ़ोन कॉल आए और उसमें आप जैसे काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के बारे में जानना चाहते हैं और हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक बाइक को या फिर नई बाइक्स में हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन लगाना चाहते हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के केस में काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं और काफ़ी सारे मिस हैं और उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी सच्चाई हैं जो कि हम लोग शायद निगलेक्ट कर देते हैं या हम लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। और ऐसा भी लोगों को लगता है कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में और बताऊंगा कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर हम लोग हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हमारे एग्जिस्टिंग व्हीकल्स की इफिशियंसी पर उसका क्या इफेक्ट होता है और क्या हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के बाद हमारी रनिंग कॉस्ट सही में कम होती है या फिर हमारी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के बारे में पूरी डिटेल के साथ। आप लोगों को जरूर स्पेसिफाई कर दूं कि मार्केट में जितने भी हाइब्रिड कार आती हैं जैसे कि टोयोटा प्रियस हो गई या निसान की पावर नोट हो गई, उनकी टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग होता है अगर हम लोग कंपेयर करें हमारे लोकल हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन की, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी पूरी इंटायरली डिफरेंट होती है जबकि हमारे लोकलाइज ईवी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप इन दोनों को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें और इसमें कंफ्यूज ना हों। अगर आप टोयोटा प्रियस या फिर निसान पावर नोट की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों इन कंपनीज की जो हाइब्रिड कार है उनका फ्यूल इकोनॉमी हमारी अभी की आईसी इंजन बेस्ड कार की फ्यूल इकोनॉमी से ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा डिटेल्ड में टेक्निकल वीडियो बना चुका हूँ जिसका कि लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग ये वीडियो भी देख पाएँ और आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हाइब्रिड व्हीकल्स एक्चुअली पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं जो कि कार कंपनीज बनाती हैं, जबकि हमारा जो लोकलाइज हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है और दोनों के कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ईवी कन्वर्जन के लिए बेसिकली दो टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हब मोटर और सेकंड आता है मिड ड्राइव मोटर। अब जिस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे या फिर हम लोग कह लें कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन के लिए जो एक्चुअल इफिशियंसी की हम लोग बात करेंगे वो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में सेम रहने वाली है। कहने का मतलब है कि भले आप हब मोटर यूज़ करें या मिड ड्राइव मोटर यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों की इफिशियंसी ही ऑलमोस्ट सेम होती है, तो हमारे हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन की इफिशियंसी भी ऑलमोस्ट इन दोनों केसेस में सेम होगी। भले आप मिड ड्राइव मोटर यूज़ करें या हब मोटर यूज़ करें, इफिशियंसी की कैलकुलेशन दोनों ही केस में सेम होने वाली है। पहले तो दोस्तों ये बता दूं आप लोगों के बेसिक नॉलेज के लिए कि एक्चुअली ईवी कन्वर्जन दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर ईवी कन्वर्जन जिसमें कि हमारी व्हील्स को यानी कि गाड़ी के पहियों को सिर्फ मोटर के थ्रू पावर मिलता है, यानी कि बैटरी से पावर सप्लाई होती है मोटर को और मोटर से हमारा व्हील चलता है और वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसके बाद अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो होता है हाइब्रिड व्हीकल। अब हाइब्रिड से जैसे आप लोग समझते हैं कि इसमें दोनों पावर का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इंजन के पावर का भी यूज किया जाता है और इसमें मोटर के पावर का भी यूज किया जाता है, यानी कि हमारे पास फ्यूल के दो ऑप्शन होते हैं, हमारा फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर। इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स बोलते हैं। अब हाइब्रिड व्हीकल का एडवांटेजेस होता है जो कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं मिलता है, और वो ये होता है कि हाइब्रिड व्हीकल में एक तो ट्रेवल रेंज की लिमिटेशन नहीं होती है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बैटरी का जितना भी पावर है उसके पावर के बेस पर हमारी ट्रेवल रेंज डिसाइड होती है।
और दूसरा अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी चार्जिंग में हमको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। पर हाइब्रिड व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि नॉर्मली हाइब्रिड व्हीकल्स में क्या होता है कि जब हम लोग पेट्रोल या फिर इंजन से हमारी गाड़ी चलाते हैं तो उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मोटर रोटेट करती है और हमारी मोटर अब एक जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बैटरी को चार्ज कर देती है। अब कुछ टाइम तक चलाने के बाद डेफिनेटली जब मोटर कंटिन्यूस चार्ज करेगी तो हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी और अब हम लोग हमारे पेट्रोल इंजन को बंद कर सकते हैं और हमारी अगेन इलेक्ट्रिक मोटर से गाड़ी को चला सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशंस हमारी पूरी तरह से दूर हो गई है कि बैटरी चार्जिंग के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने इंजन से बैटरी को चार्ज कर लें या फिर दूसरा हम लोग सीधे हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बाई चांस मान लो हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी का पावर खत्म हो जाता है तो हम लोग अपने पेट्रोल इंजन से गाड़ी को चला सकते हैं। यानी कि आपकी ट्रेवल रेंज की भी टेंशन खत्म हो गई है, आपकी टेंशन खत्म हो गई है बैटरी को चार्ज करने की, और आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई कि कहीं बीच रास्ते में आपका बैटरी का पावर खत्म ना हो जाए। तो ओवरऑल इस वजह से जो हाइब्रिड व्हीकल है काफ़ी एट्रैक्टिव लगता है और बेस्ट सॉल्यूशन दिखाई देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, यानी कि ईवी कन्वर्जन के लिए। पर ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, यानी कि पिक्चर का काफ़ी थोड़ा सा पिक्चर का ट्रेलर है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में, यानी कि एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में और पूरी सच्चाइयों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। कल की पूरी सच्चाई जानने के लिए और उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जैसे कि रनिंग कॉस्ट और इफिशिएंसी, उसके बारे में पूरी तरह से सच जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एक इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन की इफिशिएंसी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक आईसी इंजन की जो इफिशिएंसी होती है वो नॉर्मली 30 से 38% के बीच में होती है। कुछ कंडीशन में थोड़ी सी ज़्यादा, कुछ कंडीशन में थोड़ी सी कम, पर टू व्हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो 30 से 38% के बीच में जाती है। अब ये तो हो गई हमारे इंजन की इफिशिएंसी। अब मैं बात करूं ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी, तो नॉर्मली वो 80 से 90% के बीच में जाती है। अगर मैं स्कूटर की बात करूं, गियरलेस स्कूटर की, तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। जबकि मोटरसाइकिल की बात करूं तो उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी कि इफेक्टिव जो इफिशिएंसी निकल कर आती है 80 से 90% के बीच में निकल कर आती है। 10 से 20% का लॉसेस हो जाता है। तो अगर एवरेज मॉडरेट इफिशिएंसी में पकड़ूं तो मान लीजिए 15% की इफिशिएंसी मेरी रिड्यूस हो रही है। तो अगर मैं एक मॉडरेट इंजन की इफिशिएंसी 35% पकड़ूं और ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी 15% पकड़ूं, तो ओवरऑल जो कंबाइंड इफिशिएंसी निकल कर आती है, इफेक्टिव निकल कर आती है मेरी गाड़ी में, व्हील तक जो पावर जाता है उसकी निकल कर आती है तकरीबन 30% के आसपास की इफिशिएंसी। बात कर लेते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशिएंसी के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे हमारी बीएलडीसी मोटर की इफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएलडीसी मोटर की इफिशिएंसी वेरी करती है 75% से लेकर 90% के बीच में, डिपेंड्स करता है कि हम लोग कौन सी स्पीड में या किस आरपीएम पर मोटर को चला रहे हैं, कितने पावर पर, कितने टॉर्क पर। अगर एवरेज इफिशिएंसी की बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए बीएलडीसी मोटर की एवरेज इफिशिएंसी है 80%। इसके बाद अब बात करेंगे हमारे पावर हाउस की, यानी कि बैटरी पैक की इफिशिएंसी की। नॉर्मली बैटरी पैक की इफिशिएंसी जाती है 85% के आसपास, यानी कि फर्दर बैटरी पैक से 15% की इफिशिएंसी का लॉस हो जाता है। अगर इन दोनों की कंबाइंड इफिशिएंसी लॉस की बात करें तो मोटर की इफिशिएंसी हो गई 80%, बैटरी पैक की इफिशिएंसी हो गई 85%। तो 15% का रिडक्शन हो गया बैटरी की वजह से। तो फर्दर अगर जो इफेक्टिव इफिशिएंसी निकल कर आती है मोटर और बैटरी पैक के बाद, वो निकल कर आती है तकरीबन 68% के आसपास की। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा ट्रांसमिशन की हमको जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसमिशन काफ़ी सिंप्लीफाई होता है, इसलिए लॉसेस भी कम होते हैं। फिर भी मॉडरेट हायर साइड में हम लोग 10% के लॉसेस पकड़ लेते हैं। हालांकि इतने होते नहीं है, फिर भी मॉडरेट पकड़ते भी हैं। तो फर्दर इस 68 में अगर हम लोग 10% के लॉसेस भी पकड़ लेते हैं तो हमारी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इफिशियंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 61% के आसपास की। हालांकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की मोटर यूज़ करते हैं तो आपकी इफिशियंसी डेफिनेटली बढ़ जाती है। ठीक आरपीएम पे चलाते हैं, इकोनॉमिकल आरपीएम पे चलाते हैं तो इफिशियंसी बढ़कर आपकी 65% भी हो जाती है, लेकिन हम लोग मॉडरेट इफिशियंसी पकड़ेंगे 61% की। तो अब हमने निकाल ली है इंजन की इफिशियंसी और बैट हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की इफिशियंसी। हमारे जो इंटरनल कम्बशन इंजन बेस्ड व्हीकल्स होते हैं उनकी इफिशियंसी निकल कर आई है मॉडरेट वे में 30%,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी निकल कर आई है 61%। तो इफेक्टिव डिफरेंस जो आया एफिशिएंसी का वो आया है 51% का, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो हम लोगों को इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या मिलती है। हम बात करते हैं हमारे हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन व्हीकल में मिलने वाली एक्चुअल एफिशिएंसी की, और ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है। अब आप लोग इसको इस तरह से समझिए कि जब हम लोग कोई भी हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन करते हैं तो सिस्टम में हम लोग इंजन का भी यूज़ करते हैं और मोटर का भी यूज़ करते हैं, यानी कि ड्राइव ट्रेन इलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों की एफिशिएंसी हमारे हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में कंबाइन होती है। इन शॉर्ट कि जब हम लोग हमारे इंजन की पावर से व्हील को रोटेट करते हैं और व्हील से जो मोटर को पावर मिलता है तो वो एज अ जनरेटर एक्ट करती है और पावर प्रोड्यूस करती है जिससे बैटरी चार्ज होती है। लेकिन यहाँ पर भी मोटर की इफिशियंसी के सारे लॉस जो है एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि मोटर की इफिशियंसी जो कि 70 से 85% के बीच में होती है, पावर जनरेशन के टाइम भी वो उतनी ही इफिशियंसी से काम करती है। तो यानी कि यहाँ पर मोटर के पावर जनरेशन में भी लॉसेज होते हैं, अगेन बैटरी के पावर स्टोरेज में भी लॉसेज आते हैं। इन टोटलिटी ये सारे लॉसेस हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में कंबाइन हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एक्चुअल पैरामीटर्स की, तो जैसा कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे आईसी इंजन की जो एफिशिएंसी हम लोगों को मिलती है एक्चुअल, वो निकल कर आई थी 30% के आसपास। अब जब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन की, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्राइव ट्रेन सिस्टम है, यानी कि मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, इसकी एफिशिएंसी भी हम लोग निकाल चुके हैं 61% की। और यहाँ पर जो लॉसेस हुए थे वो 40% के हुए थे। जब हम इन दोनों सिस्टम को कंबाइन कर देते हैं तो इस पूरे सिस्टम के लॉसेस भी कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि इन टोटलिटी हमको सारे लॉसेस एक साथ इस हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में मिलते हैं। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इस तरह से होगा कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी होगी 30% और हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिस्टम की एफिशिएंसी थी वो थी 61%, यानी कि 40% के लॉसेस। अब इस 30% के साथ हम लोग इन 40% के लॉसेस को कवर कर दें और 61% की एफिशिएंसी को कंसीडर करें, तो जो हम लोगों को इफेक्टिव एफिशिएंसी निकल कर आती है हमारे हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में, वो निकल कर आती है 18% के आसपास की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो एफिशिएंसी है वो हमारे आईसी इंजन से भी तकरीबन 50% के आसपास हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कैलकुलेशन हायर साइड है। एक्चुअली में जब हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन सिस्टम लगाते हैं हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में, तो हमारी मोटर का, बैटरी का, कंट्रोलर का और ये सारे वेट भी एड ऑन होते हैं जो कि फर्दर इफिशियंसी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा कि जब आपकी बैटरी, मान लीजिए आप आईसी इंजन के पावर का यूज़ कर रहे हैं, उससे ही व्हील चला रहे हैं और आपकी बैटरी अब चार्ज हो चुकी है, तो फिर भी मोटर एज अ जनरेटर एक्ट करती रहेगी और जो पावर प्रोड्यूस होगा वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। यानी कि इन टोटलिटी आप ये मान के चलिए कि हाइब्रिड ईवी कन्वर्जन में आपको 12 से लेकर 15% तक की एफिशिएंसी ही मिल पाएगी, जो कि काफ़ी कम है। और एक तरह से ये आप लोगों के लिए पैसे की तो वेस्टेज होगी, साथ में इसके जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और इस रनिंग कॉस्ट को अब हम लोग आगे अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए हाइब्रिड व्हीकल में अगर रनिंग कॉस्ट को हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले एक स्कूटर के रनिंग कॉस्ट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक्टिवा 125 है वो तकरीबन 1 लीटर में 40 किलोमीटर का एवरेज देता है। अगर मैं एक टेंटेटिव पेट्रोल की कॉस्ट पकड़ लूँ 80 रुपया पर लीटर, तो 40 के एवरेज के हिसाब से मेरी जो फ्यूल की रनिंग कॉस्ट निकल कर आती है 2 रुपये पर किलोमीटर निकल कर आती है, वो भी 30% की इफेक्टिव इफिशियंसी के साथ। अब जब हम लोग हाइब्रिड कन्वर्जन कर रहे हैं तब होगा क्या, हाइब्रिड कन्वर्जन के केस में फर्दर आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है 30% से 80% के आसपास, यानी कि डिग्रेडेशन हो गया तकरीबन 45% का। मोटा मोटा मैं बात करूं तो जब मेरी कॉस्ट अब 2 रुपये आ रही है, तो अब हाइब्रिड कन्वर्जन के बाद मेरे इलेक्ट्रिक, ये जो मेरा नया ईवी कन्वर्जन है हाइब्रिड का, उसकी जो कॉस्ट निकल कर आने वाली है वो निकल कर आने वाली है कंबाइन 3 रुपये के आसपास या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 50% के आसपास मेरी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे सिस्टम की ओवरऑल इफिशियंसी कम हो चुकी है। पूरे वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो अगर आप सोचते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल यूज़ करने से आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी इफिशियंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी या फिर उतनी रहेगी, तो बिल्कुल गलत है, मिथ है। एक्चुअल में हाइब्रिड व्हीकल जब आप बनाएंगे तो आपकी व्हीकल की कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि आप उसमें मोटर भी लगाएंगे, बैटरी भी लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके व्हीकल का वेट भी ऐड होगा जिसको अभी मैंने काउंट नहीं किया है। वो भी है एक पॉइंट काउंटिंग का, वो भी 5% के आसपास लॉसेस करेगा। इसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचते हैं कि आपका हाइब्रिड व्हीकल में पॉल्यूशन कम होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा
क्योंकि आपकी एफिशिएंसी घट गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घट गई है। तो अल्टीमेटली हाइब्रिड व्हीकल से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी एफिशिएंसी भी घट रही है, आपकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, आपका पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक कि मान लीजिए आप ज़्यादा पेट्रोल से ही गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि इंजन से ही गाड़ी चला रहे हैं, आपकी बैटरी भी फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी मोटर चल रही है, तो वो भी फर्दर एक लॉस है। और इसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी है फर्दर और ज़्यादा कम हो जाएगी। ओवरऑल अगर आप हाइब्रिड व्हीकल बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पेट्रोल व्हीकल ही चलाते रहें, या फिर अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल या डीजल कार ही चलाते रहें। आप हाइब्रिड कन्वर्जन पे बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि हाइब्रिड कन्वर्जन किसी तरह से भी फायदेमंद नहीं है। रियल लाइफ में हाइब्रिड कन्वर्जन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है। तो प्लीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं तो प्योर ट्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएं, सिर्फ मोटर और बैटरी के साथ। और अगर आप हाइब्रिड हाइब्रिड व्हीकल बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना बनाएं।